नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। सीएनबीसी आवाज की फाइनेंशियल लिटरेसी मुहिम पहला कदम में आप सबका स्वागत है। सबके लिए जरूरी है कि आप जो पैसा कमा रहे हैं उसे न सिर्फ बचाएं बल्कि बढ़ाएं भी। और हम ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान का हर व्यक्ति फाइनेंशियल सिस्टम से जुड़े, और इसीलिए सीएनबीसी आवाज ने पहल की है पहला कदम की। इस कार्यक्रम में हम आपको निवेश के तौर तरीके ही नहीं बताते बल्कि आपके जहन में उठ रहे हर एक सवाल का जवाब भी देते हैं। और आप भी अपने सवाल हमें लिख भेज सकते हैं सीएनबीसी आवाज के फेसबुक पेज पर, या फिर आप हमारी वेबसाइट पर जाएं जिसका नाम है पहला कदम.in, और अपना मैसेज वहां पर हमें दे सकते हैं। पहला कदम के पिछले कुछ एपिसोड में हमने आपको बताया था इक्विटी म्यूचुअल फंड्स और डेट फंड्स के बारे में, लेकिन इन फंड्स में निवेश की शुरुआत क्या करें, क्या तरीका है, म्यूचुअल फंड में निवेश करने के लिए कौन सी बातें आपको ध्यान में रखना जरूरी है। और आज के इस एपिसोड में हम इन्हीं सब मुद्दों पर करेंगे बातचीत, और मेरे साथ पर्सनल फाइनेंस एक्सपर्ट अर्नब पांड्या भी है। अर्नब, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। हमने ये तो बात कर ली कि म्यूचुअल फंड में निवेश करना क्यों जरूरी है, फायदे क्या हैं, ये भी लोगों को समझा दिया कि इक्विटी फंड क्या होते हैं, डेट फंड क्या होते हैं, अलग अलग तरह के फंड्स जो हमने पिछले एपिसोड में बात की थी। लेकिन अब समझ में तो आ गया म्यूचुअल फंड क्या है, पैसा लगाने का मन भी बना लिया है लोगों ने। लेकिन जब वो कहते हैं ना कि जब शुरुआत करनी हो तो कहां से शुरुआत करें, म्यूचुअल फंड की एबीसीडी कहां से शुरू हो रही है। एप्लीकेशन भरना है, फंड सेलेक्ट कर लिया, उसकी शुरुआत करने के लिए क्या खास बात ध्यान में रखनी है? देखिए, अभी ये जो कदम है वो सबसे डिफिकल्ट है, क्योंकि यहाँ पर लोगों को काफी बार परेशानी होती है और यहाँ से लोग छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप देखें तो जो इन्वेस्टमेंट में जो पहली बार जब आप करते हो तब आपको काफी सारी चीजें का ध्यान रखना पड़ता है कि आपके पास जरूरी डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, आपका केवाईसी कंप्लीट होना, यानी कि नो योर क्लाइंट की जो पूरी प्रक्रिया है वो कंप्लीट होनी चाहिए। और जब ये हो जाए उसी के बाद ही आप पहली बार म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और एक बार करने से इसका फायदा ये है कि हर बार आपको अभी ये चीज करनी नहीं पड़ेगी। तो इसमें हम पहले देख लेते हैं कि किस प्रकार के डॉक्यूमेंट्स की आपको जरूरत है। बिल्कुल, तो सबसे पहले तो ये कि आपको एक तरह से जैसे बैंक में जाकर अकाउंट खुलवाते हैं, जैसे ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाते हैं, जैसे डीमैट अकाउंट खुलवाते हैं, वैसे एक तरह से म्यूचुअल फंड में भी निवेश करने के लिए कुछ फॉर्म भरने की, कुछ प्रोसेस करने की जरूरत है। और उस फॉर्म को कहा जाता है केवाईसी, नो योर क्लाइंट फॉर्म। ठीक उसी तरह से जैसे हम ब्रोकरेज अकाउंट खुलवाते हैं तब भी भरते हैं, बैंक अकाउंट खुलवाते हैं तब भी भरते हैं। अब जाहिर सी बात है कि आपको कुछ न कुछ डॉक्यूमेंट, कुछ न कुछ सबूत तो देने होंगे अपने अकाउंट खुलवाने के लिए। तो ऐसे में एक चीज समझ लीजिए, बहुत ज्यादा फर्क है नहीं। अगर आपने बैंक अकाउंट खुलवाया है, आपने ब्रोकिंग अकाउंट खुलवाया है, आपने डीमैट अकाउंट खुलवाया है, तो म्यूचुअल फंड का भी जब आप निवेश करने की शुरुआत कर रहे हैं और नो योर क्लाइंट फॉर्म भर रहे हैं जिसे केवाईसी कहते हैं, तो लगभग वही प्रोसेस है। और ऐसे में सबसे अहम क्या म्यूचुअल फंड के लिए पैन कार्ड समझा जाना चाहिए, क्योंकि इसके बगैर आप पैसा लगा नहीं सकते। देखिए, अभी सिक्योरिटीज मार्केट में आप कुछ भी करें, पैन कार्ड एक ऐसा रूट है जो आपके सभी इन्वेस्टमेंट कनेक्ट करता है। तो पैन कार्ड तो होना सबसे जरूरी है, और अभी तो काफी सारे लोगों के पास पैन कार्ड तो होता ही है। तो ये सब जिसके पास नहीं है ना, उसका क्या, तो उनको तो पहले एक बार पैन कार्ड करा लेना चाहिए। क्योंकि देखिए, पैन कार्ड में क्या है कि सिर्फ अगर आपके पास पैन कार्ड है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको टैक्स भरना पड़ता है। लोगों को डर वो लगता है कि पैन कार्ड लेंगे ना सरकार की नजर पड़ जाएगी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नजर पड़ जाएगी, इनके पास पैन कार्ड है। ऐसा कुछ नहीं है। जो अर्नब कह रहे हैं वो बहुत काम की बात है कि पैन कार्ड निवेश की शुरुआत करने के लिए जरूरी है। हर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए शायद जरूरी हो जाए आगे चल के, तो ऐसे में बनवा लीजिए, नहीं बनवाया तो सबसे पहला काम। क्योंकि हम एक बात बताना चाहते हैं कि देखिए, अगर आपकी टोटल इनकम यानी कि टैक्सेबल इनकम, बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट जो अभी 3 लाख है बिलो 60 इयर्स के लिए, उससे ज्यादा न हो तो आपको रिटर्न भरने की जरूरत नहीं है। तो इसके अलावा भी आप पैन कार्ड रख सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि पैन कार्ड यानी कि रिटर्न, यानी कि पैन कार्ड बना लीजिए, क्योंकि वो आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट करने में आसानी देगा। बिल्कुल, तो पैन कार्ड होने का मतलब ये नहीं कि टैक्स भरना ही पड़ेगा, पैन कार्ड होने का मतलब ये नहीं कि आपको रिटर्न भरना ही पड़ेगा। उसके बगैर भी अगर आपकी टैक्सेबल इनकम कम है तो फिर घबराने की जरूरत क्या है, पैन कार्ड बनवा लीजिए और शुरुआत कीजिए म्यूचुअल फंड में निवेश की। लेकिन पैन कार्ड सिर्फ बन जाने से बात नहीं चलेगी, बैंक अकाउंट भी होना जरूरी है। बैंक अकाउंट वैसे तो हमने ये पहले ही बता दिया कि बैंक अकाउंट कैसे खुलवाया जाता है, किस किस तरह के अलग बैंक अकाउंट होते हैं, लेकिन म्यूचुअल फंड में बैंक अकाउंट की अहमियत और ज्यादा बढ़ जाती है, राइट? म्यूचुअल फंड में अहमियत इतनी ज्यादा क्यों है? क्योंकि अभी म्यूचुअल फंड में कंपलसरी है कि आपको अपना बैंक अकाउंट इस म्यूचुअल फंड के साथ लिंक करना होगा। और इसका महत्व यह है कि अगर
आप ये बैंक अकाउंट जो लिंक्ड हुआ है उससे कोई और अकाउंट से अगर आप पैसा इन्वेस्ट करना चाहे, आपका ही अकाउंट हो, तो म्यूचुअल फंड एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये मनी लॉन्ड्रिंग को, भले ही मेरे 5 अलग अलग बैंक अकाउंट है, 5 मेरे नाम में, लेकिन जो मैंने फंड को बोल दिया कि मेरा मेन बैंक अकाउंट ये है, उसी बैंक अकाउंट से पैसा जाना चाहिए। नहीं, आप एक से ज्यादा भी बैंक अकाउंट का आप मेंशन कर सकते हैं, पर जो मेन अकाउंट है वो इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि जो डिविडेंड और रिडेम्पशन प्रोसीड्स आएंगे वो इसी अकाउंट में आएंगे। तो फर्क सिर्फ ये है कि अगर मेरे पास 5 बैंक अकाउंट है, 5 में फर्स्ट होल्डर में हूं, मैं किसी भी बैंक से पैसा लगा सकता हूं, लेकिन जब पैसा आएगा तो वो मेरा जो प्राइमरी अकाउंट होगा, जो सबसे इंपॉर्टेंट अकाउंट होगा, जो मैं बताऊंगा म्यूचुअल फंड को कि ये मेरा अकाउंट प्राइमरी अकाउंट है, तो डिविडेंड भी उसी में आएगा, रिडम्पशन भी उसी में आएगा। और एक और बात जो मैं बड़ा फर्क देख रहा हूं, जनरली इंश्योरेंस के केसेस में अभी भी क्या होता है, थोड़ी बहुत आप कभी कैश में प्रीमियम भर देते हैं। अब म्यूचुअल फंड में वो मामला नहीं कि आपने 5,000, 2,000, 10,000 डालने और सोच लिया कि चलिए कैश में डाल दें, कैश लेंगे ही नहीं म्यूचुअल फंड, राइट? नहीं, यानी कि रूरल एरियाज और वैसे में तो थोड़ा लेंगे क्योंकि वहां थोड़ी छूट दी गई है, लेकिन अगर आप नॉर्मल केस में जाओगे तो वहां आपको तकलीफ होगी। और दूसरी बात ये कि बैंक अकाउंट में जब आप जाए तो आपको पहले तो ये सब, आपके पास 5 बैंक अकाउंट होगा तो अगर आपने वो रजिस्टर किया हुआ है म्यूचुअल फंड के साथ तो ही डाल पाएंगे। तो ऐसा ना हो कि आपने शायद 2 ही रजिस्टर किए हो और फिर आपने तीसरे अकाउंट से डाला तो आपका रिजेक्ट हो जाएगा। और बहुत बार लोग ये सोचते हैं कि चलिए मेरी वाइफ के अकाउंट नाम में पैसा लगाना है और चेक में अपने अकाउंट से दे दूं, अभी वो तो चलता ही नहीं, वो चलेगा नहीं। ये ध्यान रख लीजिए, यानी कि अगर आपको किसी फैमिली मेंबर के नाम से म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना है तो भी पैसा उसी के अकाउंट से जाना चाहिए। आप ये सोचे कि वाइफ है, बच्चे हैं, चेक मेरा लगा दूं, इन्वेस्टमेंट उनके नाम पे हो जाए, वो चलेगा नहीं। तो ये जरूर ध्यान में रखिए कि जिसके नाम में आप निवेश कर रहे हैं, चेक उसी बैंक अकाउंट से जाए, क्योंकि अल्टीमेटली जब भी आपको डिविडेंड मिलेगा, अगर आप डिविडेंड ऑप्शन ले रहे हैं तो, या फिर जब आप पैसा निकालेंगे म्यूचुअल फंड से, तो वो पैसा निकालेंगे तो चेक नहीं आएगा, आपको डायरेक्टली अपने अकाउंट में क्रेडिट मिलेगी। अगर आपका अकाउंट जो MICR वाला है तो डायरेक्टली आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। और वही आसान भी है, कहाँ चेक ले, डिपॉजिट कराए, टाइम लगता है क्लियर होने में, डायरेक्ट आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है पैसा, बड़ा आराम का। और एक और चीज है कि ये इसलिए भी किया हुआ है क्योंकि काफी सारे केसेस से जहां फ्रॉड होता था, क्योंकि क्या होता है कि मान लीजिए आपने चेक दे दिया, जब आप चेक देते हैं तो चेक में स्कीम का नाम लिखा हुआ होता है, यानी कि XYZ इक्विटी फंड, पर वो किसके अकाउंट में कोई डिस्ट्रीब्यूटर या डिपॉजिट करता है या कोई और चुरा लेता है उसका पता नहीं चलता था। तो काफी सारे ऐसे केसेस थे जहां लोगों ने इन्वेस्ट किया हो पर यूनिट्स किसी और को जाते थे। तो ये सब रोकने के लिए ये पूरी प्रक्रिया की गई है ताकि फ्रॉड एलिमिनेट हो जाए पूरे सिस्टम से। और अब तो सिस्टम काफी फुल प्रूफ हो गया है, जिस तरह के प्रोविजंस बने, आप पैन कार्ड दे रहे हैं, आप अपना बैंक अकाउंट का डिटेल दे रहे हैं, बता रहे हैं, तो उसके बाद संभावनाएं काफी कम हो जाती। लेकिन इसके अलावा कुछ और नियम हैं नो योर क्लाइंट फॉर्म भरने के और उसकी गाइडलाइंस के। क्या है वो नियम और आपको उन नियमों को किस तरह से पूरा करना है म्यूचुअल फंड में निवेश करने के पहले, इन सब पर करेंगे बातचीत, बताएंगे आपको इस ब्रेक के बाद। पहला कदम के इस खास एपिसोड में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है और आज हम आपको बता रहे हैं कि कैसे करें शुरुआत म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने की। क्या कुछ करना पड़ता है, क्या कुछ फॉर्मेलिटी है, किस तरह के फॉर्म्स भरने पड़ते हैं, और हमने आपको बताया सबसे पहले तो आपके पास होना चाहिए पैन कार्ड। बिना पैन कार्ड आप म्यूचुअल फंड की तरफ पहला कदम बढ़ा नहीं सकते। नहीं है तो आज ही पैन कार्ड के लिए अप्लाई कीजिए, 3-4 हफ्तों में आ जाएगा, हो सकता है उससे जल्दी भी आ जाए। और पैन कार्ड होने का मतलब ये मत समझिए कि आपको टैक्स भरना ही पड़ेगा। अगर आपकी टैक्सेबल लिमिट से कम की आय है तो फिर टैक्स नहीं भरना पड़ेगा, नहीं रिटर्न भरने की जरूरत है। लोग गलतफहमी रखते हैं कि पैन कार्ड का मतलब टैक्स भरना पड़ेगा, रिटर्न भरना पड़ेगा। अगर हाँ आय है तो भरना पड़ेगा, टैक्सेबल लिमिट से ज्यादा, अदरवाइज नहीं। तो घबराइए नहीं, पैन कार्ड लीजिए। बैंक अकाउंट होना ही चाहिए, ज्यादातर लोगों को पास होता है, अगर ना हो तो फिर बैंक अकाउंट खुलवा लीजिए। अब तीसरी जो बात है जिसकी तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं वो है KYC कंप्लायंस, यानी कि नो योर क्लाइंट वाली कंप्लायंस की। तो अब यहां पर बड़ी ध्यान रखने वाली जो चीजें हैं, जो पहली बार खास तौर से लोग पैसा लगा रहे हैं, उन्हें ये फॉर्म और इस पूरे नियमों का पालन करना होगा। जी, नियम को पालन करना होगा, पर अब अच्छी बात यह है कि ये पूरी प्रक्रिया आप कोई भी म्यूचुअल फंड में करें एक ही बार करनी पड़ती है, यानी कि एक बार करने से एक सेंट्रल जगह पे ये आपकी डिटेल्स आ जाती तो है। जैसे समझिए 10 अलग अलग म्यूचुअल फंड है, मुझे
किसी एक फंड के लिए मैंने केवाईसी की प्रक्रिया पूरी कर दी तो वो 10 ही फंड के लिए लागू होगी? सभी फंड के लिए लागू होगी। तो दूसरी बार जब आप कोई और फंड में कभी भी जाए तो सेम प्रोसेस आपको वापस करनी नहीं पड़ती, क्योंकि वो म्यूचुअल फंड ये सेंट्रल जो रिपोजिटरी है वहां से डिटेल्स ले लेता है आपकी, और आप केवाईसी कंप्लायंट हो जाते हैं। और कहाँ ये की जा सकती है? किन जगहों पर जाकर हम केवाईसी की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं? देखिए, इसमें म्यूचुअल फंड के ऑफिसेस तो है ही जहां पर आप जाके कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ इन्होंने काफी सारे डिस्ट्रीब्यूटर और दूसरी जगह पर उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि आप यहां पर भी जा सकते हैं। तो जनरली कई सारे फंड ऐसे हैं जिन्होंने अपने सर्विस सेंटर खोले हुए हैं, जिन्होंने वो जहां पर आप एप्लीकेशन दे सकते हैं, रिडेम्पशन रिक्वेस्ट दे सकते हैं, वहीं पर वो केवाईसी कंप्लायंस की भी सुविधा देते हैं। हाँ, वो सभी सेंटर पर तो होता ही है। यानी कि कोई भी जगह पर आप जहां पर कोई ये फॉर्म को लेना या रिडेम्पशन प्रोसीड्स के लिए आपका स्लिप लेना, ये सभी जगह जहां पर सेंटर्स खुले हुए हैं वहां तो होगा ही। म्यूचुअल फंड्स के सभी ऑफिसेज में भी होगा। तो आपके पास काफी सारी जगह है और आपके इलाके में कोई ना कोई तो आपको मिल जाएगा कि जहां पर ये आप सुविधा पूरी कर सकते हैं। बिल्कुल, यानी कि अगर आप नेट पर जाकर अगर ढूंढें तो आपके इलाके में पक्के तौर पर कई सारे ऐसे सेंटर होंगे। किसी भी म्यूचुअल फंड की साइट पर जाकर देख ले उनके कहाँ ऐसे सेंटर्स है, आराम से आपको मिल जाएंगे सेंटर्स जहां पर आप जाकर केवाईसी की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। केवाईसी की प्रक्रिया नब लोग पूरी करते हैं बैंक के केस में भी, ट्रेडिंग अकाउंट के केस में भी, डीमैट अकाउंट के केस में भी, लेकिन म्यूचुअल फंड के केस में एक खास बात है। एक और खास बात होगी, लेकिन एक और चीज यहाँ बतानी चाहिए कि आपका डिस्ट्रीब्यूटर भी इसमें आपकी मदद कर सकता है। यानी कि अगर आप कोई डिस्ट्रीब्यूटर या जिसे हम फाइनेंशियल एडवाइजर कहते हैं, हाँ, तो अगर आपका फाइनेंशियल एडवाइजर भी आपको बता सकता है या वो भी आपके करवाने में मदद करता है। हाँ, क्योंकि उसमें क्या होता है कि काफी बार आधी प्रोसेस उनके तरफ से होती है और बाकी की वो आपको मदद करता है कि यहाँ डिपॉजिट करना है, ये सब डिटेल्स और वो सब। लेकिन जब आप एक्चुअल प्रोसेस पे आए तो इसमें 3-4 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो है जो केवाईसी का फॉर्म है, दूसरा कि वहां आपको एक फोटोग्राफ चाहिए, प्रूफ ऑफ एड्रेस चाहिए, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी चाहिए और पैन कार्ड तो चाहिए ही। तो ये सब चीजें अगर आपके पास हो तो आप इसे पूरी करने में काफी आसानी होगी। मैं तो शॉर्ट में ये कहता हूँ, पैन कार्ड तो कंपलसरी है, फोटो तो लगेगा ही, और अगर एक पासपोर्ट ले आए जिसमें आपका वही एड्रेस है जो एड्रेस आप दे रहे हैं तो आपका सब काम हो गया, क्योंकि पासपोर्ट में आपका एड्रेस प्रूफ भी हो गया, आइडेंटिटी प्रूफ भी हो गया। तो अगर ये 3 चीजें लेकर आप पहुंच गए उस सेंटर पर जहां पर केवाईसी कंप्लायंस किया जाता है, आपका काम हो जाएगा बड़ा आसान। लेकिन सेंटर पर पहुंचना जरूरी है, ये एक खास बात है जब आप म्यूचुअल फंड की केवाईसी करते हैं तो, क्योंकि इसमें 2 चीजें आ जाती है। पहली बात तो एक ऐसी चीज है जो इंट्रोड्यूस की है जिसे इन पर्सन वेरिफिकेशन करते हैं। इसका मतलब ये होता है कि किसी के सामने आपको खड़ा रहना चाहिए, यानी कि जो ये सर्टिफाई करेगा वो कहता है कि इन पर्सन मैंने इस आदमी को देखा हुआ है। आपको अपनी शक्ल दिखाना जरूरी है वेरिफिकेशन ऑफिसर को, और वो ये कहेगा हाँ जी अर्नब जी आए थे, अर्नब जी को मैंने पर्सनली देखा, उनके प्रूफ ही हैं, ओरिजिनल प्रूफ भी देखे, जेरोक्स भी देखिए, वेरीफाई भी किया, और मैं अब पूरी तरह से संतुष्ट हूं कि मैं उन्हीं का केवाईसी कर रहा हूं। तो ये 2 हो गई चीज, तो आपका पूरा केवाईसी प्रोसेस कंप्लीट हो गया। यानी कि ये सब फॉर्म्स और वो सब ले लेंगे और आपको एक स्पेसिफिक नंबर दिया जाएगा जो सभी जगह पे लागू होगा। तो अब जब भी मैं किसी भी एक नए म्यूचुअल फंड में निवेश करने जा रहा हूं, नई स्कीम में निवेश करने जा रहा हूं, तो मुझे एक बार जो केवाईसी नंबर मिल गया, बस हर बार उसी नंबर को एप्लीकेशन में लिखना है, ताकि आपका सेंटर डेटाबेस एक जगह तैयार रहेगा, एक जगह मिलेगा। लेकिन ये ध्यान रखें कि आप ये ना सोचें कि एक फंड में मैंने निवेश किया, दूसरे में किया, सारे फंड का पता नहीं चलेगा। लेकिन पैन कार्ड और ये केवाईसी नंबर ये बात पक्की कर देगा कि आपके जितने भी म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टमेंट है उस पर पूरी नजर रहेगी। तो और इसमें आपके लिए भी फायदा है, क्योंकि सभी म्यूचुअल फंड्स आपको एक कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट देते हैं। यानी कि आपको हर 6 महीने एक कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट आएगा जिसमें आप एक ही जगह पे ये पूरी डिटेल्स जान पाएंगे कि मेरे इतने म्यूचुअल फंड्स है, यहाँ पर मैंने एडिशनल इन्वेस्टमेंट किया या ये ट्रांजैक्शन किया, और ये क्लोजिंग बैलेंस है। तो इसमें आपकी तकलीफ मिट जाती है कि मैं भूल गया कि एक स्टेटमेंट कहीं और पड़ा हुआ है, या ऐसी सब प्रॉब्लम्स अब आपको नहीं होगी। मैं बताऊं ना, मुझे सबसे बढ़िया बात क्या लगती है म्यूचुअल फंड की केवाईसी में, अब मैं अगर 10 बैंक में अकाउंट खुलवाता हूं, मुझे 10 ही बैंक में अलग अलग फॉर्मेलिटी करनी पड़ती है। अलग 10 बैंक में जाओ, अलग 10 बैंक में फोटो दो, फॉर्म भरो, आइडेंटिटी प्रूफ दो, एड्रेस प्रूफ दो, पैन कार्ड कोई मांगता कोई नहीं मांगता, चलिए ठीक है वो तो। लेकिन म्यूचुअल फंड में बड़ा आराम है, एक बार कर दिया, फिर 50 म्यूचुअल फंड, कभी भी लगाओ पैसा, कहीं भी लगाओ,
बार बार करने की जरूरत नहीं। तो एक बार की आपको ऐसा लगेगा कि यार ये सब चीजें करनी है, इतने सारे पेपर्स मांगे जा रहे हैं, ये सब डॉक्यूमेंट मांगे जा रहे हैं, खुद पर्सनली जाकर चेहरा दिखाना है, लेकिन एक बार हो गया ना उसके बाद बड़ा आसान है। तो पूरी तरह से मुझे लगता है अब हमारे लोग तैयार है म्यूचुअल फंड में पैसा तैयार जरूर है। और दूसरी बात, अच्छी बात ये भी है कि देखिए बैंक में थोड़ी थोड़ी देर में कोई ना कोई बैंक आपको बोलेगा कि केवाईसी रिन्यू कीजिए। यहाँ ऐसा नहीं होगा। अच्छा, ये बड़ा आराम है फिर तो। बैंक में तो फोन आते हैं, भले आप प्रिविलेज बैंकिंग में हैं, आपके रिलेशनशिप मैनेजर हैं, हर 10-15 दिनों में रिलेशनशिप मैनेजर आपसे आके मिलते हैं, उसके बावजूद भी हर साल 2 साल में बैंक पूरा संतुष्ट होना चाहता है कि आदमी है ना है। और इसीलिए आप परमानेंटली, अगर देखिए जितने ज्यादा बैंक अकाउंट, आप परमानेंटली कहीं ना कहीं तो कोई डॉक्यूमेंट्स देते ही हो। यहाँ एक बार करने से आपको शांति हो जाती है और कुछ करना जरूरी नहीं है, तो आप उसके बाद निश्चिंत होकर इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अगर आप यहाँ तैयार हो गए तो आप फिर नेक्स्ट स्टेप पे जा सकते हैं कि डिसाइड करना है कि किस तरह से मैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करूंगा, कौन से फंड में पैसा लगाऊं, कौन सी स्कीम में पैसा लगाऊं। ये तो हम आपको आगे आने वाले एपिसोड्स में और बताएंगे भी। आप अपनी जरूरत के हिसाब से अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके भी पता करेंगे, लेकिन कम से कम जो प्रोसेस है, जो प्रोसीजर है, जो तरीका है, वो हमने आपको बता दिया। और अब मैं पक्के तौर पर सोच सकता हूं कि आपके मन से वो डर निकल गया होगा कि ये पहला कदम कैसे उठाए म्यूचुअल फंड का फॉर्म भरने के लिए, केवाईसी की नॉर्म्स को पूरा करने के लिए किस तरह से नंबर ली जाए। बड़ा आसान है, कर लीजिए। चलिए लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद लौटेंगे। इतने सवाल आ रहे हैं हमारे पास, क्या बताऊं आपको, क्योंकि ट्विटर पर आ रहे हैं, फेसबुक पर आ रहे हैं, हमारी वेबसाइट पर आ रहे हैं, लोग फोन कर रहे हैं। इतनी ज्यादा लोगों में इच्छा है, उत्साह है जानने के बारे में कि किस तरह से वो निवेश की दुनिया में कदम रख सकें और किस तरह से आगे बढ़ सकें। तो सारे दर्शकों के सवालों के जवाब लेंगे हमारे एक्सपर्ट्स के साथ इस छोटे से ब्रेक के बाद। पहला कदम में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। दर्शकों के सवाल लेने का वक्त है और मैं बता दूं आपको, ट्विटर, फेसबुक, पहला कदम की साइट और सीएनबीसी आवाज के फेसबुक पेज पर लगातार सवाल आ रहे हैं और दर्शक पूछ रहे हैं अलग अलग सवाल। शुरुआत करते हैं महेंद्र अग्रवाल साहब के सवाल से, और उन्होंने फेसबुक पर एक सवाल लिखा है, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। वो कह रहे हैं कि 6 महीने में वो रिटायर होने जा रहे हैं और 6 महीने में रिटायर होने से उन्हें पैसा मिलेगा बड़ा, 10 लाख रुपए के आसपास का फंड आने वाला है और ये 10 लाख रुपए वो डालना चाहते हैं म्यूचुअल फंड में। वो जानना चाहते हैं कोई ऐसी 3-4 स्कीम जहां पर वो अपना पैसा लगा सकें। किस तरह के फंड में पैसा लगाएं? रिटायरमेंट का है, डेट फंड ठीक रहेंगे इनके लिए? डेट फंड ही ठीक रहेंगे, लेकिन उसमें डेट फंड में भी उनको चूज करना है कि उनका गोल क्या है। क्योंकि देखिए, अगर उनको रेगुलर इनकम चाहिए तो थोड़ा ऐसा ऑप्शन चूज करना पड़ेगा जिसमें वो उनको पे आउट मिले, यानी कि उनको एक डिविडेंड पे आउट वाला। एमआईपी ठीक रहेगी? एमआईपी फॉर पार्ट ऑफ दी थोड़ा पैसा एमआईपी में लगा लीजिए। लेकिन और डेट फंड में भी ऐसा ऑप्शन चूज करने पड़ेंगे और उसमें भी क्वार्टरली डिविडेंड ले सकते हैं या मंथली भी विड्रॉ कर सकते हैं। तो अगर उनका ये लंबा नजरिया है तो आराम से वो एक लॉन्ग टर्म डेट फंड में भी अपना पैसा लगा सकते हैं, खास करके अभी, क्योंकि अभी ब्याज की दरें कम होने वाली है। तो मिक्सचर कर ले, एमआईपी कर ले, थोड़ा इनकम फंड में भी डाल दे, और अगर उनको थोड़ा चॉइस हो तो थोड़ा फिक्स मैच्योरिटी प्लान्स में भी डाल दे, क्योंकि वहां इंटरेस्ट रेट रिस्क नहीं होता। क्योंकि ये 10 लाख रुपए डालना चाहते हैं और अगर इन्हें समझो हर महीने पैसे की जरूरत है और हम एक मोटा मोटी ये अंदाजा लगाएं कि 10 लाख रुपए पे 8-9% का अगर रिटर्न बनेगा तो यानी कि महीने के इनको 7-8 हजार रुपए एमआईपी में डिविडेंड के जरिए इन्हें मिल सकते हैं। तो अगर आपका उतने पैसे से काम चल जाता है तो एमआईपी ठीक है। अगर उससे कम पैसा चाहिए तो थोड़ी लंबी समय के लिए डाल दें, और उससे ज्यादा पैसा चाहिए तो फिर आपके लिए ज्यादा ऑप्शन है नहीं इस वक्त। और एक और चीज उनको ये एक्सप्लोर करनी चाहिए, क्योंकि वो रिटायर हो रहे हैं, उनके लिए एक और ऑप्शन खुल जाएगा, वो है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, जहां रेट ऑफ रिटर्न थोड़ा ज्यादा है। 5 साल के लिए इनिशियल स्कीम है, फिर 3 साल के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं, और क्वार्टरली डिविडेंड है। तो अगर इन्होंने इसका इस्तेमाल न किया हो और उनको श्योरिटी के साथ रेगुलर इनकम चाहिए तो थोड़ा पैसा यहाँ पर भी लगा सकते हैं। एक ऑप्शन कंसीडर करने का है, क्योंकि उनके पास किस तरह के रिटर्न आ सकते हैं वहाँ पर? यहाँ पर 9.3 के आसपास। अच्छे रिटर्न से काफी बढ़िया रिटर्न से, अगर 9% के आसपास के रिटर्न आए और श्योरिटी है तो मेरे ख्याल से रिटायर्ड लोगों के लिए ये अच्छी स्कीम है। हाँ, और उसमें एक ही चीज ध्यान रखनी चाहिए कि जब वो इन्वेस्ट करते हैं तब का रेट ऑफ रिटर्न लॉक हो जाएगा, क्योंकि अभी सरकार सोच रही है कि वो रेट ऑफ रिटर्न चेंज कर ले। तो सिर्फ
इन्वेस्ट करते वक्त आप देख लीजिए कि आज का रिटर्न क्या है, क्योंकि वो रेट ऑफ रिटर्न लॉक हो जाएगा। वैसे तो अच्छा ही है, अभी ब्याज दर नीचे जाने की संभावना है, तो आपके अगर इसी ब्याज दर पर आपका रिटर्न लॉक हो जाता है, फिक्स हो जाता है, तो बुरा नहीं है। आप ये भी एक मौका है जो आप देख सकते हैं। राहुल मैती बालासोर उड़ीसा से इन्होंने फेसबुक पर सवाल भेजा है और बड़े युवा हैं, ये 17 साल के, पढ़ाई कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि इनकी सेविंग केवल 100 रुपए महीना है। कोई बात नहीं, किस तरह का इन्वेस्टमेंट करना मेरे लिए बेहतर होगा? सबसे पहले बात तो राहुल, बधाई देना चाहता हूं आपको कि आप 17 साल की उम्र में भली छोटा ही सही पैसा बचाने की आदत डाल रहे हैं, 100 रुपए। दूसरी बधाई आपको इस बात की भी मिलनी चाहिए कि उस पैसे को न सिर्फ बचा रहे हैं, उसको आगे निवेश करके बढ़ाने के बारे में भी सोच रहे हैं। अब 100 रुपए का निवेश इनके लिए ये कह रहे हैं कि कहाँ लगाएं? देखिए, मेरे हिसाब से तो इनको थोड़े महीने ये अमाउंट इकट्ठा करना चाहिए और फिर म्यूचुअल फंड की तरफ देखना चाहिए। या 100 रुपए की एक SIP शुरू करवा दें म्यूचुअल फंड में। अगर म्यूचुअल फंड 100 रुपए की SIP, माइक्रो SIP, मेरे ख्याल से एक, जहां तक मुझे आइडिया है कि रिलायंस म्यूचुअल फंड में एक स्कीम ऐसी है जहां 100 रुपए की मंथली SIP इक्विटी फंड में है। तो मेरे ख्याल से, चूंकि जनरली 500 से कम की SIPs आपको मिलती नहीं, लेकिन 100 रुपए की SIP रिलायंस म्यूचुअल फंड में है, वहां पर अगर अगर तो दिक्कत कोई भी फंड अगर आपको ये फैसिलिटी देता है और आप ये श्योर है कि हर महीने बचेगा, तो आपको ये करना चाहिए। वरना आप एक काम कीजिए, जस्ट फॉर सेफ्टी पर्पसेस 2-3 महीने के लिए एक बार सम इकट्ठा कर लीजिए, फिर ये शुरू कर दीजिए। हाँ, ये एक और तरीका हो सकता है कि आप मंथली SIP करने के बजाय 3 महीने या 6 महीने में भी कर सकते हैं। तो वो भी एक, राहुल, आपके लिए ऑप्शन है। या फिर एक 100 रुपए की SIP इक्विटी फंड, डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड में आपको पैसा लगाना है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। यश कुमार गुप्ता साहब ने हमें सवाल भेजा है ट्विटर पर और ये पूछ रहे हैं कि डीमेट अकाउंट खोलना चाहते हैं, कौन सा ब्रोकर ठीक रहेगा डीमेट अकाउंट खोलने के लिए, और 15,000 रुपए ये शेयर बाजार में लगाना चाहते हैं, कौन सा शेयर बेहतर रहेगा? डीमेट अकाउंट अभी तक खोला नहीं, डीमेट अकाउंट खोल रहे हैं, इसका मतलब साफ है कि पहली बार उतर रहे हैं और 15,000 रुपए लगाना है और सीधा शेयर खरीदना चाहते हैं। अब देखिए, हम पहले टाइम इन्वेस्टर को अगर उनको कुछ भी पता नहीं हो तो यूजुअली कहते हैं कि आप पहले म्यूचुअल फंड में जाइए, अपने को एक्वेंट कीजिए और फिर इस प्रकार आइए। लेकिन अगर उनको इक्विटी में ही जाना है तो एक चीज ध्यान रखनी चाहिए कि ऐसा ब्रोकर चूज करे जिसमें उनको विश्वास हो और जिसके साथ वो अगले कई सालों के लिए इन्वेस्ट करने वाले हो, तो उसी प्रकार वो आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर अच्छा, एक चीज इसमें और है, कई बार ये कि अब उन्हें तो पता नहीं कौन सा ब्रोकर अच्छा है कौन सा नहीं है, छोटे इन्वेस्टर हैं, समझ बहुत ज्यादा नहीं होते, और ऐसे में अगर डीमेट अकाउंट खुलवाना है और अगर आपको दिक्कत है तो फिर किसी बैंक में खुलवा ले। अब तो सब बैंक भी डीमेट अकाउंट की फैसिलिटी देते हैं, तो बैंक में कम से कम आपको भरोसे का जो एक रिस्क है, हालांकि आजकल कोई आप ब्रोकर के यहाँ भी आप डीमेट अकाउंट खोलें तो कोई ऐसी रिस्क वाली बात नहीं कि ब्रोकर आपके अकाउंट से शेयर निकाल लेगा, ऐसा कुछ होता नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आप और ज्यादा सेफ रहना चाहते हैं तो किसी बैंक में जाकर डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हैं, सारे बैंक ये फैसिलिटी देते हैं। उनकी खुद की बैंक तो देती ही होगी, बिल्कुल। और उसमें एक और चीज है कि अगर उनको इक्विटी डायरेक्ट में ही जाना है तो ये अपने बैंक के साथ डीमेट अकाउंट खोल के अपने बैंक के थ्रू भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि अब मोस्ट ऑफ दी बैंक्स अपनी फैसिलिटी देती है जहां कि उनका कोई आम या तो म्यूचुअल फंड में पैसा लगा लें उनके थ्रू, या अगर आप इक्विटी भी फर्ज करें जैसे ICICI बैंक है या HDFC बैंक है, इनके सब HDFC सिक्योरिटीज है, ICICI सिक्योरिटीज है, तो आप उनकी ग्रुप कंपनी है उसके जरिए पैसा लगा सकते हैं, ब्रोकिंग कर सकते हैं। लेकिन जो एक खास बात यह है गुप्ता साहब, वो ध्यान में रखने वाली, आप चूंकि पहली बार ये सब कर रहे हैं तो थोड़ा सा सीधे शेयर खरीदने के बजाय म्यूचुअल फंड का जरिया पहले ले लें, और अगर खरीदना ही चाहते हैं तो फिर निफ्टी में से ही कोई चुनिंदा 1 या 2 शेयर अच्छी क्वालिटी के शेयर खरीद कर वहां पैसा लगाएं। और इसमें एक और चीज उनको करनी चाहिए, ये एक बार का इन्वेस्टमेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि और इन्वेस्ट करेंगे तो उससे थोड़ा अपना रिस्क भी स्प्रेड कर सकें, क्योंकि देखिए एक ही बार इन्वेस्ट किया तो जो आ गया शेयर वही उनके पोर्टफोलियो में रह जाएगा। तो रेगुलर थोड़ा इन्वेस्ट करें और अपना पोर्टफोलियो बढ़ाएं, उससे उनका रिस्क भी कम हो जाएगा। ओके, अगला सवाल राकेश कुमार साहब का है, ईमेल भेजी है उन्होंने, और वो ये कह रहे हैं कि उनके 2 बच्चे हैं, 11 साल के और 5 साल के। फिलहाल उनका जो निवेश है GPF में वो पैसा जमा करवा रहे हैं, कुछ एग्रीकल्चर लैंड यानी कि जमीन भी उनके पास में है जिसमें वो खेतीबाड़ी की आय होती है उन्हें थोड़ी बहुत, और 25,000 रुपए प्रति महीना इस वक्त वो निवेश करना चाहते हैं।
ये जानना चाहते हैं कि किस तरह से पोर्टफोलियो बनाएं। लेकिन एक बात और जो राकेश जी कह रहे हैं अर्नब, वो ये कि इनके पास अभी तक घर नहीं है, एग्रीकल्चर लैंड है, घर नहीं है, जीपीएफ में थोड़ा पैसा लगाया है और अब हर महीने 25,000 का निवेश ये करना चाहते हैं। बच्चों की उम्र इन्होंने बताई है 11 साल और 5 साल। देखिए, पहले तो इनको ये गोल बताना चाहिए कि ये किस किस गोल के लिए करना चाहते हैं, क्योंकि देखिए 25,000 की रकम बड़ी है, लेकिन बच्चों की एजुकेशन के इन्होंने जो सवाल लिखा ना, उससे मेरे को दो चीजें लग रही है। जो बच्चों की उम्र बताई, तो इसका मतलब एक चीज क्लियर है कि इनके दिमाग में कहीं बच्चों का फ्यूचर है, कि आगे चल के बच्चों के लिए पैसे की जरूरत पड़ेगी। और दूसरा इन्होंने लिखा है एग्रीकल्चर लैंड है, लेकिन जो लैंग्वेज है ना, वो अभी तक घर नहीं बना पाया हूं। इससे ये लगता है कि घर बनाने की इनकी इच्छा है, वो एक इनका फाइनेंशियल गोल है। तो एक तो बच्चों की पढ़ाई, बच्चों के लिए खर्च, दूसरा घर बनाना, ये दो फाइनेंशियल गोल है। इनको ध्यान में रख के हम इन्हें एक सलाह दे दें 25,000 रुपए प्रति महीना निवेश करने की। देखिए, क्योंकि बच्चों की उम्र देखिए 11 और 5, तो अभी उनके पढ़ाई के लिए, हायर एजुकेशन के लिए चाहिए, तो उसके लिए एटलीस्ट 7 से 10 साल का समय है। और घर के लिए जो कुछ बनाना चाहते हैं, उसके लिए भी उनको एक लमसम इकट्ठा करना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से अभी इनको अराउंड 10,000 रुपीज अपने बच्चों के लिए साइड पे रखना चाहिए, यानी कि 10,000 एलोकेशन बच्चों के लिए करना चाहिए, अराउंड 7,500 अपने घर के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए और बाकी के 7,500 अपने रिटायरमेंट के लिए करना चाहिए। अभी दूसरी बात आती है कि ये कहाँ कहाँ करे। अगर देखिए, तो बच्चों की एजुकेशन के लिए इनको एक बैलेंस्ड अप्रोच करना चाहिए, यानी कि या तो एक बैलेंस्ड फंड ले ले जिसमें इक्विटी डेट दोनों का प्रोपोर्शन है, और रिटायरमेंट के लिए या तो एनपीएस में डाल दे या फिर इक्विटी को फंड, डाइवर्सिफाइड या एक इक्विटी डाइवर्सिफाइड फंड। बिल्कुल। और जो बाकी का रकम है जो अपने घर के लिए है, वो एक सीधा इक्विटी फंड में डाल सकते हैं, क्योंकि वहां उनको थोड़ा अगर एप्रिसिएशन होगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो वो लमसम सही बात है लेके अपना, वो लंबे समय के लिए भी है निवेश। तो खाली ये है कि आप बच्चों की पढ़ाई के लिए जो पैसा बचाना चाहते हैं उसे बैलेंस फंड में रखें, बाकी पैसा आपका इक्विटी फंड में जा सकता है लॉन्ग टर्म के लिए आज से। अगला सवाल लातूर से फेसबुक पर भेजा है हमें दुर्वेश रायकर साहब ने। इनकी बेटी है 4 साल की और बहुत अच्छा सवाल है इनका। वो ये कह रहे हैं कि उसके आगे की पढ़ाई के लिए और शादी के लिए वो फंड जुटाना चाहते हैं। अब इंटरेस्टिंग सवाल ये है और उसका जवाब आसान नहीं है। मैं भी पढ़ रहा था कि वो ये कह रहे हैं कि क्या 5,000 रुपए महीने की बचत काफी है शादी के लिए, पढ़ाई के लिए? 18 और 22 साल, अभी है 4 साल की उम्र, यानी कि 14 साल बाद और 18 साल बाद उन्हें पैसों की जरूरत पड़ेगी। इसके लिए क्या सही तरीका? लेकिन इन्होंने एक जो इन्फॉर्मेशन नहीं दी रायकर साहब आपने, वो ये कि आपने समय तो बता दिया, पैसा कितना लगाना है वो भी बता दिया कि 4,000 रुपए महीना लगाएंगे, माफ कीजिएगा 5,000 रुपए, लेकिन ये नहीं बताया कि आपको कितने पैसे की जरूरत पड़ेगी। बट फिर भी ठीक है, जितना आप बचा सकते हैं, जितने समय के लिए बचा रहे हैं, उसके हिसाब से हम आपको बता दें, फिर इनके लिए इक्विटी बढ़िया होगा। इक्विटी बढ़िया होगा। और इसमें दो चीजें हैं कि एक तो आज जो आप इन्वेस्ट कर रहे हो, तो उसमें शायद आपके पास आज का कॉस्ट होगा, लेकिन इन्फ्लेशन भी आएगा पिक्चर में। तो इसीलिए हम कहते हैं कि इक्विटी ही अच्छा होगा, क्योंकि वो ही आपको इन्फ्लेशन को बीट करने में मदद करेगा। और क्योंकि इतना सारा समय है, तो मेरे हिसाब से 5,000 का फिगर है, आप 2 इक्विटी फंड में उसे बांट सकते हैं, एक लार्ज कैप और एक जिसमें थोड़ा मिड कैप का एक्सपोजर हो, ताकि इतने लंबे समय में इसका ग्रोथ हो सके और इसका पूरा लाभ हो सके। तो देखिए, कितना एक्यूमुलेट होगा वो आज कहना तो नामुमकिन है, क्योंकि हमें पता नहीं कि आगे जाके परफॉर्मेंस कैसा रहेगा। लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि इससे शायद इन्फ्लेशन को तो बीट कर सके। तो अगर आपका गोल आपने इसी तरह सेट कर लिया, तो उससे आपको पता भी चल जाएगा कि आगे जाके क्या 5,000 से मुझे ज्यादा भी इन्वेस्ट करने हैं या नहीं। ओके, चलिए, तो ये आपके लिए राय है रायकर साहब। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद पहला कदम में कुछ और दर्शकों के सवाल हमें लेने हैं, बताएंगे आपके लिए क्या फाइनेंशियल सॉल्यूशंस हो सकते हैं। बने रहिए हमारे साथ। पहला कदम के इस एपिसोड में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। हमने बताया किस तरह से आप कर सकते हैं शुरुआत अपने म्यूचुअल फंड के निवेश की। दर्शकों के सवाल हम ले रहे हैं, ट्विटर से आए हों या फिर फेसबुक से, हमारी वेबसाइट पर भेजे हों या फिर फेसबुक के पेज पर। और अब अगला सवाल लेंगे हम फेसबुक से आया हुआ सुरेश कुमार साहब का। उम्र है इनकी 26 साल, अभी भी इन्हें एक सरकारी नौकरी मिली है, 2 बच्चे हैं, एक बच्चा है 3 साल का और एक बच्ची है 8 महीने की। हर महीने ये बचा रहे हैं इस वक्त 18,000 रुपए।
और बच्चों की पढ़ाई, बच्चों की शादी और खुद का रिटायरमेंट प्लान, ये 3 फाइनेंशियल गोल है इनके। और बच्चों की पढ़ाई के लिए 15 साल बाद उन्हें चाहिए पैसे 50 लाख रुपए, 20 साल बाद शादियों के लिए लगेगा 60 लाख रुपए और 30 साल बाद इन्हें रिटायरमेंट के लिए 2.5 करोड़ रुपए चाहिए। ये इंटरेस्टिंग बात है। सबसे बढ़िया बात, इनका सवाल पूरा बताऊं उससे पहले अर्नब, एक बात है कि इन्होंने पूरी अपनी फाइनेंशियल गोल एकदम क्लियरली बताई। और यही बात मैं हमारे दर्शकों को बताना चाहता हूं कि जब भी आप हमें सवाल भेजें ना, पूरी डिटेल के साथ भेजिए कि आप एक्चुअली कब और क्या हासिल करना चाहते हैं, ताकि हम आपको एकदम परफेक्ट जवाब दे सकें। अब जो सुरेश जी पूछ रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि इन्होंने 4 फंड इन्होंने सेलेक्ट किए हैं आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड के, अलग अलग फंड अलग अलग स्कीम सजेस्ट किए हैं, जिसमें ब्लू चिप इक्विटी फंड भी है, डिस्कवरी फंड भी है, गिल्ड फंड भी है, इसके अलावा बैलेंस फंड भी है। ये जानना ये चाहते हैं कि क्या इन्होंने सही फंड सेलेक्ट किए हैं और इनका जो गोल है इससे हासिल हो पाएगा क्या। देखिए, 2 चीज है। एक तो ये जो इन्होंने गोल सेट किए हुए हैं वो सही है, क्योंकि मेरे हिसाब से जिस प्रकार से इन्होंने कैलकुलेशन किए है उसमें इन्फ्लेशन भी आ जाता है और उनका जो एक्चुअल रिक्वायरमेंट है वो भी पूरा हो जाएगा। दूसरी बात है कि जो फंड्स उन्होंने बताए हुए हैं, देखिए जो उनके फीचर्स में के बारे में बात करूं तो एक लार्ज कैप फंड है, एक मिड कैप है, एक डेट फंड है, एक बैलेंस्ड फंड है। तो ये जो मिक्सचर किया हुआ है ना, वो मिक्सचर सही है, लेकिन मेरे हिसाब से सभी इन्वेस्टमेंट एक ही फंड हाउस में न करना चाहिए, क्योंकि थोड़ा वहां पर भी स्प्रेड आउट। हर एक फंड का 4 अलग अलग फंड हाउस ले ले। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल आपने चुना है, अच्छा फंड है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन 4 अलग अलग फंड ले लें। कभी भी एक ही फंड हाउस में सारा पैसा न डालें, जैसे हम कहते हैं कि एक ही स्कीम में भी न डालें। तो आपने अलग अलग कैटेगरी के फंड सही चुने। लेकिन दूसरा बड़ा सवाल, इनका जो पार्ट है, मोटा पैसा चाहते हैं ये 50 लाख, 60 लाख, 2.5 करोड़, तो 18,000 रुपए महीने की बचत काफी होगी या थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा? नहीं, मेरे हिसाब से ये इनका जो गोल है उसके लिए तो ये कम पड़ेगा। मैं भी वही सोच रहा था, क्योंकि इसमें ये 18,000 से शायद वो पहला गोल यानी कि जो 50 लाख का गोल वो तो हासिल हो जाएगा, वो हासिल हो जाएगा, पार्ट ऑफ द सेकंड गोल भी हासिल हो जाएगा। तो मैं ये समझता हूँ फिर ये सुरेश जी की थोड़ी बहुत कमाई भी तो बढ़ेगी। अभी ठीक है 18,000 रुपए बचा रहे हैं, तो सुरेश जी फिर जैसे जैसे आपकी कमाई बढ़ती है थोड़ा पैसा और बढ़ाएं आप बचत में और थोड़ा ज्यादा निवेश करें। और यही होना चाहिए कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये धीरे धीरे करके, आज 18 है, 2 साल बाद 20-22 ऐसे करते हुए मेरे हिसाब से उनको एवरेज मंथली अराउंड 30,000 का इन्वेस्ट करना चाहिए। और अगर ये फॉलो करते हैं तो आगे जाते हुए इनका ये गोल अचीव करना आसान हो जाएगा। क्योंकि देखिए आज ये 2.5 करोड़ का फिगर आपको शायद थोड़ा बड़ा लगे, लेकिन 30 साल है उसके लिए, राइट, यानी कि समय बहुत है, टाइम है इनके पास। तो ये इसमें कंपाउंडिंग का इफेक्ट ले सकते हैं। तो मेरे हिसाब से इसको एटलीस्ट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इसको 75 to 90% अपना जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट जो करना चाहते हैं उसको बढ़ाना चाहिए, और धीरे धीरे करके बढ़ाए फिर भी ठीक है। और एक और बात कह दूं सुरेश जी आपको, आपने 4 तरह के अलग अलग फंड चुने, अच्छी बात है, लेकिन गिल्ट फंड और बैलेंस फंड में पैसा थोड़ा कम लगाएं, क्योंकि आपको लंबी अवधि के लिए पैसा लगाना है, इसलिए आपका ज्यादा पैसा जाना चाहिए डाइवर्सिफाइड फंड में या ब्लू चिप इक्विटी फंड जैसे हैं, या डिस्कवरी फंड जो मिड कैप शेयरों में पैसा लगाते हैं। तो इक्विटी में ज्यादा पैसा लगाएं, डेट में, बैलेंस फंड में थोड़ा सा कम पैसा लगाएं, क्योंकि आपकी अवधि लंबी और आपको इस लंबी अवधि के बाद बड़े पैसे की जरूरत है। उम्मीद करें कि आपने जिस तरह से कहा इनके फाइनेंशियल गोल इन्हें मिल जाए। और एक आसान तरीका इनके लिए ये भी है कि जब वो कोई फंड खरीदे तो उसको एक गोल के साथ जोड़ ले। हाँ, ये भी तो ये अच्छा रहेगा, क्योंकि उनको इसका पैसा मैं शादी के वक्त इस्तेमाल करूंगा, इसका पैसा पढ़ाई के वक्त इस्तेमाल करूंगा, ये फंड मेरा रिटायरमेंट का काम आएगा। तो उसका क्या मॉनिटरिंग भी आसान हो जाता है और उनको ये पता चलता है कि मैंने किसके लिए कहाँ इन्वेस्ट किया हुआ है। और आप सब दर्शकों को एक बार फिर से बता दूं, जब आप सवाल लिखकर भेजते हैं ना, तो सुरेश कुमार जी की तरह पूरी डिटेल्स लिखकर भेजें, तो हमें जवाब देने में बड़ी आसानी होगी और एकदम परफेक्ट एडवाइस आपको मिलेगी। जब उन्होंने पूरी डिटेल दी है, कितना बचा सकते हैं, कितने साल बाद किस चीज के लिए कितने पैसे की जरूरत है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। सूरत से फेसबुक पर हमें सवाल भेजा है मनस्विनी पांडे ने। 35 साल की है इनकी उम्र और अगले 5 साल में दुनिया भर घूमना चाहती है और उसके लिए 15 लाख रुपए की उन्हें जरूरत है। फिलहाल उनकी कमाई सालाना 12 लाख रुपए है और जो बचत वो करके निवेश कर रही है 5,000 रुपए की, तो वो कर रही है SIP और मेडिकल लाइफ इंश्योरेंस और रेकरिंग डिपॉजिट में करीबन 10,000 रुपए का हर महीने निवेश कर रही है, यानी कि 15,000 रुपए का है उनका निवेश।
और 5 साल बाद घूमने फिरने के लिए चाहिए उन्हें 15 लाख रुपए। और ये सवाल मैं सोचता हूँ अर्नब, आजकल के कई युवाओं का है जो आगे चल के न सिर्फ रिटायरमेंट, शादी, पढ़ाई के लिए, लेकिन घूमने फिरने के लिए भी पैसा बचाना चाहते हैं। हाँ, अभी वो एक पहले की क्या लग्जरी था, आज वो एक इसेंशियल पार्ट हो गया है कि एंटरटेनमेंट की तरह आप सभी जगह पे ट्रैवल भी करते हो। पर इनके बारे में अगर मैं बोलूं तो देखिए, जो रकम जो सेट असाइड करेंगे वो तो एक तो पहले इनएडिक्वेट होगा, क्योंकि जो कम है वो। हाँ। अच्छा, ये पूछ भी देंगे कि क्या मुझे और ज्यादा बचाने की जरूरत है? तो इसका जवाब तो बिल्कुल हाँ है। हाँ, इसका तो हाँ। 15,000 रुपए महीने में बचा कर वो भी कहाँ डालनी है पैसा? आरडी में। आरडी में क्या रिटर्न आएगा? मुश्किल से इन्फ्लेशन भी कवर नहीं हो पाएगा। तो 15 लाख रुपए कैसे बनेगा इनका? और दूसरा 5 ही साल का पीरियड है, तो हम बहुत जोर से भी नहीं कह सकते कि सारा का सारा इक्विटी में डाल दो, तो रिटर्न भी इतना फिर ज्यादा आने की गुंजाइश कम हो जाती है। और दूसरी बात यह है कि उनको एक चीज ध्यान में रखनी चाहिए कि उनके जो बेसिक दूसरे गोल्स है, यानी कि सिक्योरिटी के और दूसरे उसको ना भूल जाए, क्योंकि ऐसा ना हो कि आप पूरा का पूरा सेविंग्स ट्रैवलिंग में डाल दे और दूसरे गोल्स रह जाए। तो ये भी उनको ध्यान रखना चाहिए कि वो अपने दूसरे गोल्स के लिए भी पैसा रख रही है साइड पे, उसके बाद ये सब कर रहे हैं। हम मतलब जितना बचा है 5 साल बाद पूरे वर्ल्ड टूर में पैसा एंजॉय कर लिया, खर्च कर दिया, बाद में क्या? हाँ, चलिए, तो मनीषिनी जी थोड़ी सी प्लानिंग बदलनी पड़ेगी, या फिर आपकी जो ये वर्ल्ड टूर की प्लानिंग है ना 15 लाख रुपए की, इसको वर्ल्ड टूर के बजाय कोई एशिया का टूर कर ले या कोई यूरोप का टूर कर ले, 4-5 लाख रुपए 6 लाख रुपए में निपटा ले। नहीं तो फिर दूसरा ऑप्शन ये, ज्यादा बचाएं, ज्यादा खर्च करें। चलिए अगले दर्शक की तरफ बढ़ते हैं। अहमदनगर से ट्विटर पर हमें सवाल भेजा है मीत चौहान ने। इनकी साल भर पहले ही नौकरी लगी, 6 लाख रुपए कमा रहे हैं, यानी कि नौकरी तो अच्छी है, पहले ही साल में 6 लाख रुपए की इनकी तनख्वाह है। टैक्स छूट के लिए कौन से फंड में पैसा लगाया जाए, यह है इनका सवाल। देखिए, टैक्स छूट के लिए अगर आपको इन्वेस्टमेंट में सेक्शन 80C के बेनिफिट चाहिए तो 2 प्रकार के म्यूचुअल फंड्स इसमें शामिल है। एक इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम, जो ELSS, जो इसे ELSS कहते हैं, जो इक्विटी में डालते हैं, डाइवर्सिफाइड फंड होते हैं और वहां आप सीधा इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो जिसमें डिविडेंड आएगा, टैक्स फ्री रहेगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स यानी कि 1 साल से ज्यादा रखा तो वो भी टैक्स फ्री रहेगा, और इसमें 3 साल का लॉक इन है। ये एक प्रकार का फंड है जहां टैक्स बेनिफिट है। दूसरा एक प्रकार का फंड जहां पर सेक्शन 80C में ही बेनिफिट है, वो है रिटायरमेंट फंड्स, यानी कि आज भारत में 3 ऐसे फंड शामिल है। तो सिर्फ ये रिटायरमेंट के लिए है। यहाँ एक चीज ध्यान में रखनी चाहिए कि इसमें भी पैसा डाला तो 3 साल के लिए लॉक इन है, लेकिन 3 साल के बाद, लेकिन अगर आप 58 ईयर्स से पहले विड्रॉ किया तो उसमें थोड़ा एग्जिट लोड लगेगा, लेकिन ये सिर्फ रिटायरमेंट के लिए है। और ये म्यूचुअल वो फिर इनकी उम्र के हिसाब से मेरे ख्याल से फिर जो आप कह रहे हैं कि ELSS जो इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम है वो ज्यादा सही है, क्योंकि 3 साल बाद पैसा मिल जाएगा। नहीं तो वो रिटायरमेंट के पहले, अब 58 साल के होने में तो इन्हें वक्त लगेगा, पहला ही साल है इनकी नौकरी का, तो फिर बढ़िया है आप ELSS में लगाएं। लेकिन एक बात इनको समझानी जरूरी है ना, वो ये कि ये निवेश के हिसाब से सिर्फ टैक्स प्लानिंग के एंगल से क्यों सोच रहे हैं कि टैक्स प्लानिंग के हिसाब से मुझे पैसा लगाना है म्यूचुअल फंड में। अरे भाई, टैक्स प्लानिंग तो अपनी जगह है, और टैक्स प्लानिंग के लिए आपके पास 10 दूसरे ऑप्शन भी है। म्यूचुअल फंड को तो निवेश के तौर पे देखिए ना। देखिए, इसमें क्या होता है, काफी सारे लोग सिर्फ टैक्स बचाने में अपना पूरा जो पोर्टफोलियो है उसका रिटर्न बहुत कम कर देते हैं। राइट। तो इसमें इनका ये नहीं होना चाहिए। तो उनको पहले थोड़ा टैक्स प्लानिंग के लिए क्योंकि उनकी इनकम 6 लाख है, उसमें क्या होगा कि काफी सारे, क्योंकि सैलरीड है तो काफी सारे अलाउंसेस और वो होगा, तो उनका जो एक्चुअल टैक्सेबल पार्ट है वो तो कम होगा, उसमें से उनका प्रोविडेंट फंड भी जाता होगा। तो थोड़ा ये प्लानिंग करना चाहिए कि कितना मुझे बचाना है टैक्स के लिए, और सिर्फ उतना एलोकेट करे, क्योंकि बाकी की जो रकम है उससे वो सीधा कॉन्सेंट्रेट कर सके कि किस प्रकार में अपने गोल के लिए थोड़ा और रिटर्न कमा सकूं। तो ये बात है। और आज अर्नब एक खास बात मैं देख रहा हूँ, ज्यादातर सवाल जो आ रहे हैं ना 20, 22, 25, 30 साल, 35 साल की उम्र वाले सारे मतलब युवा लोग हैं जो बड़ा जानने समझने में इंटरेस्ट रखते हैं। और ये अच्छी बात है कि अब अपने करियर के शुरुआत में ही इन्हें फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में काफी इंटरेस्ट आ रहा है। अगला सवाल भी ऐसी ही एक दर्शक ने भेजा है, भोपाल से हमें फेसबुक पर भेजा है सवाल राधिका मिश्रा ने। राधिका जी की उम्र है 22 साल, अभी नौकरी लगी है, 30,000 रुपए की उनकी महीने की सैलरी है। फिलहाल उन पर कोई जिम्मेदारी है नहीं, और इस लिहाज से फिर वो 15,000 रुपए बचा सकती है, और हर महीने 15,000 रुपए शेयर बाजार में लगाना चाहती है। 30,000 कमा रही है, 15,000 बचा रही है, और पूरा 15,000 रुपए शेयर बाजार में लगाना चाहती है।
कहाँ से शुरुआत करवाई जाए? देखिए, ये एक परफेक्ट एग्जांपल है कि जब आप यंग होते हो, आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है, तब आप कितना इन्वेस्ट कर सकते हो। क्योंकि 50% ऑफ इनकम अगर आप इन्वेस्ट कर सकते हो तो वो तो एक बहुत बड़ी चीज है। तो इनको अगर लगाना है तो मेरे हिसाब से अच्छी कंपनीज, ब्लू चिप कंपनीज, डायरेक्टली या थ्रू म्यूचुअल फंड रूट, जो भी इनको पसंद है या कंफर्टेबल है, वहीं पे जाना चाहिए। क्योंकि ये इस प्रकार की रकम से काफी बड़ा पोर्टफोलियो उनको आगे जाके बन सकता है। तो ये राधिका जी जो कह रही है कि मैं सीधे शेयर बाजार में पैसा लगाना चाहती हूँ, एक्चुअली आप एक चीज तो दिमाग से निकाल दीजिए कि अगर आप म्यूचुअल फंड के जरिए, इक्विटी म्यूचुअल फंड के जरिए पैसा लगाएंगे बाजार में, तो वो सीधा नहीं है, वो भी सीधा ही है। इनफैक्ट वो ज्यादा सीधा है, क्योंकि वहां पर आप पैसा दे रही हैं प्रोफेशनल फंड मैनेजर का। देखिए, आपकी उम्र तो है 22 साल, आपको अनुभव है नहीं शेयर बाजार का। शुरुआत म्यूचुअल फंड से कीजिए ना, दिक्कत क्या है, थोड़े समय तक कीजिए, उनके पोर्टफोलियो देखिए, कौन से शेयर उनके पोर्टफोलियो में, हर महीने आपको पोर्टफोलियो मिलेगा, कौन से शेयर आ रहे हैं, कौन से शेयर निकल रहे हैं, क्यों निकल रहे हैं, उन्हें पढ़ने समझने की कोशिश करें, बाजार किस तरह से ऊपर नीचे हुआ है। तो अगर साल भर आप ये थोड़ी सी एक्सरसाइज करेंगे ना राधिका जी, तो फिर थोड़ा आपकी ग्रिप आ जाएगी। और फिर उसके बाद छोटे पैसे से सीधे शेयर खरीदने की शुरुआत करें। एकदम से पहली बार में आप अगर 15,000 रुपए बचा रहे हैं, सीधा शेयर बाजार में डाले, आपको नुकसान होना शुरू हो गया, तो आप तो आगे के लिए निवेश करना ही बंद कर देगी या शेयर बाजार से बिल्कुल ही भाग जाएंगे। तो वो मत कीजिए, थोड़ा पहले म्यूचुअल फंड के जरिए जाइए, एक एसआईपी तो शुरू कर ही दीजिए, ये पक्की बात है, और उसके बाद देखिए आगे किस तरह से आप बढ़ सकती हैं। और म्यूचुअल फंड्स में आपके पास चॉइस है कि ब्लू चिप कंपनीज के फंड आपको मिल रहे हैं। बिल्कुल। तो उसमें ऐसा नहीं है कि आपको ज्यादा रिस्क लेना पड़ता है, क्योंकि आप ब्लू चिप कंपनीज के ही फंड लीजिए, लार्ज कैप फंड्स लीजिए, और आपका जो गोल है वो अचीव हो जाएगा। बिल्कुल। तो ये राय राधिका के लिए, और पहला कदम के इस एपिसोड में आज के लिए इतना ही। अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे आपके साथ कुछ इसी तरह के बेहतरीन इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, जो आप सब कुछ जानना और समझना चाहते हैं। तो हमेशा बने रहिए और उठाइए अपना पहला कदम CNBC आवाज के साथ। नमस्कार।